नमस्कार। आज हम एक बेहद अहम और आजकल चर्चा में रहने वाले विषय पर बात करेंगे। नमस्कार। ये विषय इंडियन एक्सप्रेस में भी हाल ही में कवर हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, और उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये शब्द कैसे आए, क्यों आए और इनका असली संवैधानिक महत्व क्या है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये जानना दिलचस्प है कि ये शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शुरू से प्रस्तावना में नहीं थे। सही, ये तो बाद में जोड़े गए। जी, इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। और आजकल इन्हें लेकर फिर से बहस छिड़ी हुई है, कुछ आपत्तियां भी उठ रही हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्हें जोड़ा क्यों गया था 1976 में, वो भी आपातकाल के दौरान। क्या माहौल था उस वक्त? देखिए, उस समय के राजनीतिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। इंदिरा गांधी की सरकार थी और आपातकाल लगा हुआ था। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण थे। एक तो संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव चल रहा था। हाँ, खासकर संपत्ति के अधिकार जैसे मुद्दों पर। सही। और सरकार का झुकाव समाजवादी नीतियों की तरफ साफ दिख रहा था। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, प्रिवी पर्स खत्म किए गए, गरीबी हटाओ का नारा था। तो समाजवादी शब्द जोड़ना एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की इसी आर्थिक दिशा को संवैधानिक पहचान देना था। अच्छा, और धर्मनिरपेक्ष शब्द, उसका क्या कारण था? देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने का कारण उतना स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया था। लेकिन हाँ, ये उस दौर में हुआ जब भारतीय जनसंघ, जो बाद में बीजेपी बनी, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही थी। इंदिरा गांधी ने संसद में ये कहा भी था कि जो हमारे संस्थापक पिता थे, वो भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ही बनाना चाहते थे, और ये शब्द संविधान में होने ही चाहिए थे। वो तो बस इसे शामिल कर रही हैं। अच्छा। और हाँ, इसी संशोधन से अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। उस समय देश को तोड़ने वाली ताकतों की बात काफी होती थी, तो शायद उससे जुड़ा हो। तो मतलब ये सिर्फ शब्द नहीं थे, इनके पीछे एक पूरा राजनीतिक और कुछ हद तक आर्थिक संदर्भ था। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या इन शब्दों के जुड़ने से संविधान की जो शक्तियां हैं या उसकी जो व्याख्या है, उसमें कोई वास्तविक, कोई कानूनी बदलाव आया? ये बहुत अच्छा सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देखें तो प्रतीकात्मक महत्व तो था, लेकिन शक्तियों के स्रोत के तौर पर नहीं। कोर्ट ने 1961 के बेरोबारी यूनियन मामले में ही ये साफ कर दिया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के मन को समझने की कुंजी है, बिल्कुल है, लेकिन वो ना तो सरकार को कोई शक्ति देती है और ना ही उसकी शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। यानी प्रस्तावना महत्वपूर्ण है, पर वो कानून का ऑपरेटिव हिस्सा नहीं है ना? भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है, वो तो प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ने से बहुत पहले से ही संविधान में मौजूद था। अच्छा, कैसे? हमारे मौलिक अधिकारों को देखिए। अनुच्छेद 14 जो कानून के सामने बराबरी की बात करता है, अनुच्छेद 15 जो धर्म, जाति, लिंग वगैरह के आधार पर भेदभाव को रोकता है, अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबर अवसर देता है। ये सब मिलकर ही तो भारत के संविधान को असल में धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं, शब्द हो या ना हो। सही कहा। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना रहा है कि ये सिद्धांत तो पहले से ही जड़ में थे। हाँ, बिल्कुल। और कोर्ट ने इसे बार बार दोहराया है। 42 में संशोधन से भी पहले 1973 का जो ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला था, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर वाला मामला, वही उसी में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब संसद भी संशोधन करके इसे हटा नहीं सकती। और फिर 1994 में एसआर बॉम्बई मामले में भी इसी बात पे फिर से मुहर लगाई गई। और समाजवाद के बारे में? समाजवाद के लिए भी कुछ ऐसा ही है। 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में कोर्ट ने कहा कि ठीक है, समाजवादी शब्द बाद में आया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो आदर्श है, वो तो संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पहले से ही मौजूद था, जो सरकार को गाइड करते हैं कि नीतियां कैसी हों। बिल्कुल। और अभी हाल में भी पिछले साल नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाएं खारिज कर दी जो इन शब्दों को हटाने की मांग कर रही थी। हाँ, सही। कोर्ट ने फिर यही कहा कि इन शब्दों के होने या न होने से चुनी हुई सरकारों की नीतियां बनाने या कानून बनाने की आजादी पर तब तक कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि वो मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन न करें। तो ये तो हुई कानूनी और संवैधानिक स्थिति।
अब अगर हम यूपीएससी उम्मीदवारों के नजरिए से देखें तो उनके लिए इस पूरी चर्चा से क्या टेक अवेज हैं? उन्हें किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? देखिए, उनके लिए कई बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये समझना कि संविधान कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है, ये समय के साथ विकसित होता है। संशोधन की प्रक्रिया क्या है? दूसरा, ये मूल संरचना का सिद्धांत क्या है और ये कैसे विकसित हुआ? केशवानंद भारती केस यहाँ बहुत अहम हो जाता है। हाँ, वो तो लैंडमार्क है। बिल्कुल। फिर प्रस्तावना का क्या महत्व है, भले ही प्रतीकात्मक हो, और कैसे राजनीतिक और सामाजिक हालात संवैधानिक बदलावों को प्रभावित करते हैं। मिनर्वा मिल्स, एसआर बोम्बई जैसे केस भी समझने जरूरी हैं। सही। तो कुल मिलाकर आज की बात का सार ये निकलता है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द भले ही बाद में जोड़े गए और उन पर बहस भी होती रहती है, हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कहता आया है कि इन शब्दों के पीछे जो सिद्धांत हैं, खासतौर पर धर्मनिरपेक्षता का, वो तो संविधान की मूल आत्मा का हिस्सा हैं। वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में पहले से ही मौजूद थे। बिल्कुल सही। और यहीं पर मैं एक सोचने वाली बात छोड़ना चाहूंगी। जरूर। अगर ये मान लिया जाए कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की भावना संविधान में पहले से ही थी और कोर्ट ने भी यही माना है, तो फिर आज प्रस्तावना में इन शब्दों के रहने या ना रहने पर जो इतनी बहस हो रही है, वो हमारे आज के राजनीतिक माहौल और हम संविधान को कैसे देख रहे हैं, इसके बारे में क्या इशारा करती है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ा है आपने। उम्मीद है कि ये विश्लेषण यूपीएससी की तैयारी करने वालों और भारतीय संविधान में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके कोई प्रश्न है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहराई से चर्चा चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।